तो बच्चों, हम एमसीक्यू कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के, जिसमें हमारा पहली यूनिट के एमसीक्यू हम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो 5 एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं उसके। देखो, वीडियो बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैंने उसका सेकंड पार्ट बना लिया। तो सेकंड पार्ट में हम 6 से लेकर 10 तक 4-5 एमसीक्यू और करेंगे। ये एमसीक्यू छोटे छोटे हैं। पहले के जो 5 एमसीक्यू थे, थोड़ा सा उनमें कैलकुलेशन थी, इसलिए थोड़े लेंथी हो गए थे। लेकिन अब जो 5 एमसीक्यू मैंने लिए हैं यहाँ पे, थोड़ा ही आसान है, ठीक है ना। तो इनको हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या ये एमसीक्यू यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं? तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो इक्वल एंड लाइक चार्ज हैं जो एक कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और क्यू करके, क्यू, वो दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू दे रखी है। अ चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड सिस्टम गेट बैलेंस्ड। बोला एक चार्ज जो है ना, उसको हम इन दोनों चार्ज के बीच में रख देते हैं। वो चार्ज है ना, स्मॉल क्यू लेना है आपको, ठीक है। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन की जगह आपके लिख दो मिड पॉइंट, प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, ऐसे कर दो, एट मिड पॉइंट। आपको जो बोल रहा हूं वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस तरीके से लिखना है आपको? टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस क्यू, कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। इनको हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा है। अ चार्ज स्मॉल क्यू, एक स्मॉल क्यू जो चार्ज है, इस प्लेस एट मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। एक चार्ज स्मॉल क्यू जो है ना, इनके मिड पॉइंट पे रख दिया दोनों चार्ज की, ठीक है। एंड सिस्टम गेट बैलेंस्ड, बोला सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। देन वैल्यू ऑफ क्यू, देन आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालने की, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो ये क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन देना है, इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमारे लिए होगा। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो था हमारे पास Q और Q दो चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल r आप कंसिडर कर लो, या उसने गिवन दे रखी है वहां पे स्मॉल r ले लो। इन दोनों के ठीक बीच डिस्टेंस है, बीच पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक चार्ज स्मॉल q आपको रखना है लाके। अब जो स्मॉल q चार्ज है ना, स्मॉल q चार्ज जैसे हम यहाँ पे लाए, ये सिस्टम क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड होने का मतलब ऐसा होता है कि हर एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा। कहने का मतलब क्या, इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स भी जीरो, इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स भी जीरो, इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स भी जीरो। ऐसा अगर हो जाए, तीनों चार्ज पे लगने वाला अगर टोटल फोर्स जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो सिस्टम है वो बैलेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। इस वाले चार्ज पे ना, जो ए पॉइंट पे रखा है, इस वाले चार्ज पे हम निकाल रहे हैं। द फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पॉइंट ए, मैंने लिख दी थी यहाँ पे एट पॉइंट ए। कहने का मतलब क्या है, ए वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, ड्यू टू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू के कारण इस चार्ज पे लगने वाला कितना फोर्स होगा, तो देखो उसको हम F1 से कंसिडर कर लेते हैं। वो निकल के आएगा 1/4πε0, ठीक है। और Q1 और Q2 बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो टोटल डिस्टेंस तो आर है, और ये मिड पॉइंट पे है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो r/2 का स्क्वायर इस तरीके से ये होगा। तो F1 बराबर जो आपके पास निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 1/4πε0, और ये r²/4 हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r² और बाय 4, और ये 4 यहां चल जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आपका निकल के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस चार्ज पे दोबारा लिखते हैं एक लाइन और, द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू एट पॉइंट ए, मतलब जो पॉइंट ए पे चार्ज रखा हुआ है ना, उस पे लगने वाला टोटल फोर्स ड्यू टू, अब ड्यू टू निकालेंगे, ड्यू टू कैपिटल क्यू एट बी, मतलब इस क्यू के कारण, ड्यू टू कैपिटल क्यू जो कहां पे रखा हुआ है, बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, F2 बराबर कैसे निकल जाएगा, 1/4πε0, और Q1 यानी कि ये Q1 मतलब कैपिटल क्यू कर दो, और Q2 मतलब ये भी कैपिटल क्यू, और अपॉन r², दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r ही है, तो r² हो जाएगा। तो F2 बराबर जो आपके पास निकल के आया, कितना निकल के आया, 1/4πε0 Q²/r², ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो, हर एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा, तो इस चार्ज पे लगने वाला भी टोटल फोर्स जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है कि F1 और F2 का जब आप सम करेंगे ना, F1 प्लस F2 का जब आप सम करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, वो जीरो निकल के आ जाएगा। यही सिस्टम बैलेंस का मतलब यही है कि एक चार्ज पे लगने वाला अगर टोटल फोर्स जीरो हो, तो हम कहेंगे सिस्टम जो है बैलेंस में है। यानी यहाँ पे पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है, मतलब हर एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है। अभी तो हमने इसी चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात करी है। तो इस चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, देखो, एक तो इस क्यू के कारण और एक इस क्यू के कारण। तो टोटल फोर्स निकल जाएगा F1 प्लस F2, इसको इक्वल टू में जीरो रख देंगे, तो यहां से एक चीज निकल के आएगी, F1 बराबर माइनस F2। तो जब आप F1 F2 की सारी वैल्यू रखेंगे, तो जो F1 की वैल्यू हमने रखी 1/4πε0 4Q/r², और इधर माइनस ऐसी रहेगा, F2 की वैल्यू आप रख देंगे 1/4πε0 और Q²/r²। अब ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया,
देखो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो इस तरफ क्या बच रहा है, 4q बच रहा है और इस तरफ बच रहा है -q। समझ में आई बात। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो स्मॉल क्यू बराबर क्या हो गया, -q/4। हमें क्या निकालना था, ये जो मिड पॉइंट पे रखे वाला चार्ज है, ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अगर ये सिस्टम बैलेंस्ड हो जाए। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हम मिड पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि ये जो सिस्टम में बैलेंस्ड हो जाए, यानी कि -q/4 की मैग्नीट्यूड के बराबर हमें वहां पे चार्ज रखना होगा। यानी कि इस क्यू की वैल्यू अगर कुछ भी हो, मान लो 20 है, इस क्यू की वैल्यू 20 कूलाम है, तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4 यानी कि 5 कूलाम इस तरीके से आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन ये था, किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। अब हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द फोर्सेज बिटवीन देम इज इक्वल, मतलब उनके बीच लगने वाला टोटल फोर्स बराबर होगा, दोनों के बीच लगने वाला टोटल फोर्स बराबर होंगे। दूसरा क्या बोला है, यानी कि देखो द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है ना, वो प्रोटॉन पे लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर होगा। अब ये दोनों फोर्स, ये दोनों जो पार्टिकल हैं, अब ये दोनों पार्टिकल कहां रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल, उन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वो इक्वल होगा। तीसरा ऑप्शन है देयर एक्सेलरेशन आर इक्वल, तो एक्सेलरेशन की बात तो हमने इस चैप्टर में करी नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन आर इक्वल, या फिर उनके मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के इक्वल होंगे। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या रखना है, एक चार्ज को लाके रखना है। तो ठीक है, हम बनाने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन के थ्रू दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर हो। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक एरिया में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, और जिस भी एरिया में वो फील्ड यूनिफॉर्म होगा उस एरिया के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम निकल के आएगी। अब आपको यहाँ पे एक प्रोटॉन रखना है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन रखना है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो दो रख दिए। आपको ध्यान रखना है जो प्लस वाला जो चार्ज होता है ना, अगर उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ उस पर फोर्स लगता है। आपको ध्यान रखना है जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ उसमें एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, F बराबर QE। अब ये Q क्या है, Q वो चार्ज है जो चार्ज वहां पे रखा हुआ है, E क्या है जो प्रेजेंट जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से। तो यहाँ पे क्या रखा मैंने, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E बराबर F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E, यानी कि इस प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स। लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, देख लो अपवर्ड, यानी कि ये लग रहा है इन द फील्ड ऑफ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे भी कितना ही फोर्स लगेगा, ठीक इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो दोनों पे फोर्स तो लगेंगे बराबर, एक पे लगेगा F बराबर E, दूसरे पे भी लगेगा F बराबर E, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब क्या है, देखो डायरेक्शन अलग अलग है ना, लेकिन दोनों पे लगने वाला टोटल फोर्स, इस पे भी E है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स भी क्या है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E है। दोनों पे लगने वाले फोर्स बराबर है। क्या बराबर है, उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, बिकॉज उनकी डायरेक्शन जो है साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रही है। इस पे हम क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो समझ में आई आपके बात, डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, दोनों पार्टिकल पे लगने वाले बराबर होंगे। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल। तो आप इसको टिक करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन आइसोलेटेड कंडक्टर गिवन टू अ चार्ज ऑफ +2 कूलम। हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको हमने +2 कूलम का चार्ज दे रखा है, ठीक है। इट्स मास, बोला उसका मास डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, या इनडिफाइंड, या फिर आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। बोले एक कंडक्टर है जिसको हमने +2 कूलम का चार्ज दे दिया, हमें बताना है उसका मास डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो इसका चित्र बनाने की भी कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। मान लो हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी इनिशियली क्या है, अनचार्ज है, यानी कि जितने इस पे प्लस होंगे उतने ही कितने क्या होंगे, इस पे माइनस भी होंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, इस पे माइनस भी होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है एक अनचार्ज कंडक्टर। अब इसको क्या करा उन्होंने, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया इसे। अब +2 माइक्रोकूलम का चार्ज देने का मतलब क्या है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले तो इनिशियली क्या था, अनचार्ज था, अब वो कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। आपको ध्यान रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव चार्ज ना तो उसको दे सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, केवल उससे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, कहने का मतलब क्या है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे तभी जाके इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा।
जब इसको हमने 2 कूलम का क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज पहले बाहर निकल जाएंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना पॉजिटिव अपने आप चार्ज आ जाएगा उस पर। समझे मैंने क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट आपके पास इनिशियली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट को हमने +2 कूलम का चार्ज दिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा ऑब्जेक्ट, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, इसका मतलब क्या है, इससे कुछ, इस ऑब्जेक्ट से कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाहर निकल गया है, इसका मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा डिक्रीज होगा। जब हमें एक आइसोलेटेड कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो उसका मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे यानी कि मास बाहर निकल रहा है, यानी कि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो हमने कैलकुलेट की है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन भी कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे हमने यूनिट निकाली थी। देख लेते हैं इसको भी। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। मतलब ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया कूलम के लॉ का, है ना। आपको क्या करना है, पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एप्सिलॉन नॉट को फ्री करना पड़ेगा, एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा 1/4 पाई f, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई r²। ठीक है। अब 4 पाई की तो कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है, तो f का यहाँ पे आपको डायमेंशन रखना पड़ेगा। फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद करना है कि MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। और इसको हम इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जब भी हम कोई डायमेंशन लिखते हैं। अगर आपको डायमेंशन की बात समझ में नहीं आई कि फोर्स की डायमेंशन कहाँ से निकली, तो प्लीज आप मेरी क्लास 11 की डायमेंशन एनालिसिस जब हमने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वहाँ पे डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे निकाली जाती है, वहाँ पे हमने सीखा होगा, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। तो एफ का डायमेंशन आपको क्या रखना है, MLT-2 रखना है। Q1 Q2, अब Q1 क्या है, चार्ज है, Q2 भी क्या है, चार्ज है। अब Q1 Q2 की डायमेंशन की बात करते हैं, देखो Q जो है वो एक क्या क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो पहले Q चार्ज को ना फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख लेते हैं। तो Q चार्ज को हम लिखते हैं I × T। करंट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज निकल के आता है। अब करंट के डायमेंशन के लिए हम A रखते हैं एम्पियर, और टाइम के डायमेंशन के लिए हम कैपिटल T रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, Q जो चार्ज है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, A × T, यानी कि एम्पियर × टाइम। तो ये Q की जगह हमने क्या रख दिया, A और T, और इस Q2 की जगह पे क्या रखेंगे, AT। इस Q1 की जगह क्या रखेंगे, AT, और इस Q2 की जगह पे क्या रखेंगे, AT, क्योंकि दोनों चार्ज है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, A2 T2 हो जाएगा एक्चुअली में इस तरीके से। अब इस तरफ देखो, ये r² है ना, लेंथ का स्क्वायर है, तो लेंथ मतलब L का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच रहा है, देखो अभी तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये है A² यानी A2 T2 अपॉन ML, ये 1 है, ये 2 है, तो ML 3 हो गया। ये दोनों ऐड कर दिए इनकी पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और T-2 हो गया। ठीक है, T-2 हो गया। इस तरीके से हमने इसे बंद कर दिया ब्रैकेट में। अब एप्सिलॉन नॉट का क्या डायमेंशन निकलेगा, देखो M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। अब देखो A2 को ऐसे ही रहने दो। अब T-2 ऊपर जाएगा तो T+2 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो T+2 हो जाएगा, और एक T+2 तो यहाँ पे पहले से है ना, T2 तो यहाँ पे पहले से है, और ये वाला T-2 ऊपर जाएगा तो T2 हो जाएगा, तो ये T2 हो गया, ये वाला भी T2 हो गया। तो T2 प्लस T2 क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली में वो ऐसा हो रहा है, T2 × T2, और जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने डायरेक्टली पावर ऐड कर दी। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आएगा 2 + 2, आप यहाँ पे 4 रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या निकल के आया, M-1 L-3 A2 T4। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपके लिए रहने वाला है, 1 नंबर का ये सवाल बार बार पेपर में पूछ लेता है, और इसमें कोई ऐसा कुछ है भी नहीं, आपको फॉर्मूला देखना है, बस फॉर्मूले से डायमेंशन निकलता है। और अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस नहीं आता तो आपको 11th की वीडियो देखनी चाहिए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा दिखानी, इस तरीके से इसका आंसर आपका निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो इसको देख लेते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। बोले एक ब्लैक बॉक्स है, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो उसने बोला कि एक आपके पास सरफेस है, उस सरफेस से जाने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इतना है ना। ज्यादा नहीं सोचना आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से नोट करते हैं, फाई ई से, और फाई ई की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको याद रखना, ये यूनिट अगर आप देख लेंगे ना, ये यूनिट पहचान लेंगे कि ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आपको समझ में भी आएगा वो क्या दे रखा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स, बोले एक ब्लैक बॉक्स के सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, कि उस सरफेस से जाने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, आपको क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद होगा कूलम का सेकंड लॉ, कूलम का सेकंड लॉ बोलता है, कूलम का कह रहा हूं सॉरी, गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने करा है, गॉस थ्योरम का प्रूफ भी हमने करा है और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन भी हमने करे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि फाई ई, किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। किसके किसके एप्सिलॉन नॉट टाइम है ये, मैंने ये क्या है, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनक्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या था, गॉस थ्योरम थी। तो गॉस थ्योरम का ये आपको स्टेटमेंट लिखना है और ये सॉल्व कर देनी, बात खत्म। अब फाई ई की वैल्यू तो आपके पास दे रखी है 8 × 10⁻³ क्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 8.85 × 10⁻12। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। और आपका मैंने इसको यूनिट निकालना भी आपको सिखाया, इसका यूनिट क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास Q बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 8.85, क्योंकि ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, × 10⁻³ और ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा × 10⁻12। तो आप इसको सॉल्व करते हैं और अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, देखो 8.85 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जब 40 हो गया, 4 कैरी हो गया, 8 8 जा 64 और 4 68, फिर कैरी 6 हो गया, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया, फिर 70 हो गया। यहाँ पे फिर क्रॉस लगाया, फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा क्यों करना मल्टीप्लाई, एक ही बार होगा क्योंकि अभी 80 है ना, एक ही नंबर है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 70.8, 0 भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, 10⁻³ है, ये -12 है, तो ये एक साथ आ जाएंगे इस तरीके से। तो Q बराबर क्या आएगा आपके पास 70.8 × 10⁻⁹। अब आपको इसको चेंज करना है माइक्रो कूलम में, ठीक है ना। तो आपके पास देखो 7 कूलम और 0.7 कूलम, तो आंसर आने से रहा है इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पावर बहुत लो आ रही है 10⁻⁹। तो इसका आंसर जो है माइक्रो कूलम में हम लिख सकते हैं। तो देखो हमें 10⁻⁻6 बनाना है, माइक्रो कूलम का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 में से चेंज करना है। तो 10⁻⁻6 में अब देखो -6 कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या, हम इसमें कुछ -6 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हाँ, -6 करने के लिए आपने क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे पावर ऐड कर सकते हो, कितनी पावर, 3। जब आप इसकी पावर में 3 ऐड कर दोगे ना यहाँ पे, तो ये 10⁻⁻6 बच जाएगा। और जब भी आप ऐड करते हैं ना, आपको एक चीज बिल्कुल याद रखनी है, इस पॉइंट को आपको लेफ्ट की तरफ को ले जाना है। अब कितना ऐड करा हमने, 3 ऐड करा ना, तो पॉइंट को क्या करना है, 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ को ले जाना है। तो देखो 807 पहले डिजिट यहाँ पे है, फिर डिजिट को एक इस पहले पॉइंट यहाँ पे है, फिर इस पॉइंट को एक डिजिट इधर ले जाएंगे, फिर एक डिजिट इधर ले जाएंगे, फिर एक डिजिट और इधर ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर 0.07 × 10⁻⁻6। मैंने क्या बोला आपको, जैसे हम पावर ऐड करते हैं, पावर हमने यहाँ पे 3 ऐड करी, तो आपको जो पॉइंट है ना, वो लेफ्ट को 3 डिजिट ले जाना पड़ेगा, अपने लेफ्ट को, जिस तरफ से आप पेज को देख रहे हैं ना, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने तरफ से आप देखें आपका राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है उस तरफ को आपको क्या करना है, पॉइंट को लेके जाना है, जब आप पावर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब आप पावर को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में आप अपने हाथ को लेके जाएंगे, यानी कि पॉइंट को आप राइट हैंड में लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आया Q बराबर 0.07 × 10⁻⁻6 कूलम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका निकल के आ जाएगा। तो हमने 5 MCQ और इस वीडियो में देख लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के, ठीक है। तो इस तरीके से MCQ जो है ना, थोड़े मैं जो आपको MCQ दे रहा हूँ, थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज ये MCQ है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आएगा अच्छे से तो आप इन MCQ को सॉल्व कर पाएंगे, और आपके पेपर के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।